नमस्कार, मैं लव ओझा डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज़ स्कूल भुवनेश्वर के विद्यालय में टीजीटी के पोस्ट पर हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही रोचक कहानी राख की रस्सी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह तिब्बत की लोक कथा है। किसी भी लोक कथा को बताने से पहले वहाँ के रहन सहन, वेशभूषा और संस्कृति के बारे में जानना बहुत उपयोगी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम तिब्बत के बारे में जानते हैं। तिब्बत भारत के उत्तर में चीन का एक भाग है। यहाँ पर ये लाल रंग से दर्शाया गया है। पूरा का पूरा तिब्बत एक पठार पर, बहुत ही ऊंचे पठार पर बसा हुआ है। पठार यानी कि वो मैदान से तो ऊंचा होता है, लेकिन पहाड़ से कम ऊंचाई का होता है। ये जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं वो तिब्बत के ही एक शहर का दृश्य है। तिब्बत की जलवायु बहुत खुश्क है, यानी कि यहाँ का मौसम सूखा है और हवा में नमी की मात्रा बहुत कम है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है और बहुत ठंडा प्रदेश है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है। यहाँ पर बहुत अधिक झीलें हैं, लगभग 1500 से अधिक यहाँ पर झीलें हैं, जिसमें मानसरोवर झील बहुत प्रसिद्ध है। बहुत ठंड पड़ने के कारण यहाँ पर लोग भारी भरकम और गर्म कपड़े पहनते हैं। सर्दी में तो यहाँ इतनी ठंड पड़ती है जैसे लगता है मानो फ्रीज में रख दिया गया हो। तो इसीलिए यहाँ पर लोग भेड़, बकरी और याक पालते हैं, जिससे कि वो उनके बाल निकाल करके उनसे ऊन तैयार करते हैं और उससे गर्म कपड़े बनाते हैं। भेड़ से कैसे बाल निकालते हैं? मज़े की बात है कि जब भेड़ से बाल निकालते हैं तो उसे कोई दर्द नहीं होता। जैसे हम लोग अपनी बाल काटते हैं ना, या नाई बाल काटता है ना, तो उस समय कोई दर्द नहीं होता है। उसी तरह से जब भेड़ से बाल उतारा जाता है तो उसे कोई दर्द नहीं होता है, उल्टा उसे फ़ायदा होता है, क्योंकि अक्सर ये बाल गर्मी के दिनों में उतारे जाते हैं, जिससे कि उसे गर्मी से थोड़ी राहत मिले। यहाँ का धर्म बौद्ध धर्म है। अधिकतर लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानते हैं। लहासा तिब्बत का एक बड़ा शहर है और ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये बहुत ऊंचाई पर बसा है, इसलिए यह संसार के सबसे ऊंचे शहरों में से एक है। यहाँ के अधिकतर घर लकड़ी के बने होते हैं। हालांकि अभी सीमेंट और पत्थर और ईंट के भी घर बनने लगे हैं। यह एक बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है और यह शहर खाने पीने की चीज़ें और कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए, अब हमने तिब्बत के बारे में जाना। अब राख की रस्सी जो लोक कथा वहाँ की, उसके बारे में जानते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनोगसेन के मंत्री थे। वो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। हाजिर जवाबी का मतलब होता है किसी भी प्रश्न का कोई तुरंत उत्तर दे देना। जैसे आप लोगों ने कक्षा 4 में बीरबल के बारे में पढ़ा था। उन्होंने ख्वाजा सरा के 3 मुश्किल सवालों का कैसे तुरंत आंसर दे दिया था, तुरंत उत्तर दे दिया था। तो उसी तरह से लोनपोगार भी हाजिर जवाब और बहुत समझदार थे। उनके सामने कोई टिकता नहीं था, चैन से जिंदगी चल रही थी। लेकिन जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, वह उनके लिए परेशानी का कारण बन गया था। कारण ये कि बहुत वो नासमझ और भोला भाला था। उसे व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी नहीं थी। वो थोड़ा अनबूझ टाइप का था और उसे घर संसार कैसे चलाना है मालूम नहीं था। तो तिब्बत के मंत्री सोचते थे कि आखिर मेरे बाद इसका होगा क्या, अपना घर संसार ये कैसे चलाएगा। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 100 भेड़ें देता हूँ,
तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। जब तुम शहर से वापस आओगे तो 100 भेड़ों को तो लाओगे, साथ ही साथ जौ के 100 बोरे भी लाओगे, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। जौ एक अनाज होता है, जैसे गेहूं चावल अनाज होते हैं, वैसे भी जौ एक अनाज होता है। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। बेचारा लोनपोगार का बेटा डरते हुए शहर की ओर रवाना हो गया। उसके पास सिर्फ 100 भेड़ें थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें, और वो धीरे धीरे चलते चलते शहर पहुंच गया। वहाँ पर जा कर के वह एक पत्थर पर बैठ गया, सोचने लगा क्या किया जाए क्या किया जाए। लेकिन बेचारा वो तो नासमझ था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ एक लड़की आई। उसने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपनी सारी आप बीती का सुनाई कि कैसे पिताजी ने मुझे 100 भेड़ों के साथ भेजा है, लेकिन कहा कि जब वापस आओगे तो जौ के 100 बोरे भी साथ लाओगे। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से खरीदूं? लड़की ने कहा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। मैं इन भेड़ों के बाल उतार करके बाजार में बेच देती हूँ। उनसे जो रुपए मिलेंगे उससे तुम जौ के 100 बोरे खरीद लेना। लोनपोगार के बेटे ने कहा, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। और लड़के ने वैसे ही किया और जौ के 100 बोरे के साथ खुशी की खुशी घर लौट आया। और उसने सोचा कि पिताजी बहुत खुश होंगे, और अपनी आप बीती उसने अपने पिताजी को बता दी। लेकिन उसके पिताजी खुश नहीं हुए। अच्छा बताओ, उसके पिताजी खुश क्यों नहीं हुए होंगे? हाँ, क्योंकि इसमें उसकी बुद्धि नहीं थी, सारी बुद्धि लड़की ने इस्तेमाल की थी। लोनपोगार ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया था। दूसरे दिन फिर लोनपोगार के पिताजी ने लोनपोगार ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि तुम इन्हीं भेड़ों के साथ दोबारा शहर में जाओ, और वापस आना तो जौ के 100 बोरों के साथ ही आना, वरना फिर से मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। पिछली बार तुमने जो भेड़ों के बाल उतार कर बेचे थे, मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम जाओ। बेचारा अब क्या करता, अब तो भेड़ों के बाल भी नहीं थे। वो धीरे धीरे फिर शहर में गया और उसी पत्थर पर जाकर बैठ गया। न जाने उसे क्यों विश्वास था कि वो लड़की जरूर आएगी, और हुआ भी ऐसा ही। वो लड़की आई, फिर पूछी अब क्या हुआ, अब क्यों दुखी हो? तो लोनपोगार के बेटे ने कहा कि पिताजी ने मुझे फिर से भेज दिया है, अब तो इन भेड़ों के बाल भी नहीं है, मैं क्या करूं? तो उस लड़की ने कहा कि एक आइडिया है, मैं इन भेड़ों के सींग को काट कर बेच देती हूं, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम जौ के 100 बोरे खरीद लेना। लोनपोगार के बेटे ने ऐसे किया, और इस बार वो विजयी भाव से घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि इस बार तो पिताजी बहुत खुश होंगे। और फिर उसने पिताजी को जैसे उसके साथ घटना घटी थी वैसे ही उसने बता दिया। इस बार लोनपोगार ने गुस्से से कहा, जाओ उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना के दे। वो लड़का अपने पिता का संदेश लेकर के लड़की के पास गया और बता दिया। लड़की कुछ सोची, फिर बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारे पिता की शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो ये है कि उस राख की रस्सी को तुम्हारे पिता को अपने गले में पहननी पड़ेगी। लड़का बेचारा फिर अपने पिताजी के पास गया और लड़की का शर्त सुना दिया। लोनपोगार ने सोचा कि वो तो राख की रस्सी बना ही नहीं पाएगी, तो मुझे वो पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना, 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी।
इसलिए लोनपोगार ने शर्त को स्वीकार कर लिया। तब उस लड़की ने क्या किया, एक पत्थर लिया, उस पर एक रस्सी रखी, 9 हाथ लंबी राख की रस्सी रखी और उसे जला दिया। रस्सी तो जल गई, लेकिन रस्सी के आकार की राख उस पर रह गई। उसने उसको उस पत्थर समेत उठाया और लोनपोगार के पास ले गई। मंत्री जी, ये रही आपकी राख की रस्सी, कृपया करके इसे पहन लीजिए। अब लोनपोगार पूरा अचंभित, भौचक्का, अब क्या करे? इसने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अब मैं उस राख की रस्सी को छूऊंगा भी तो टूट जाएगी, उसे पहनना तो बहुत दूर की बात है। तब उन्होंने सोचा कि यही अच्छा मौका। उसने तुरंत उस लड़की के सामने अपने बेटे के शादी का प्रस्ताव रख दिया। क्यों रखा होगा? क्योंकि वो जान गए थे कि ये लड़की बहुत ही समझदार और होशियार है, और मेरा बेटा जब इसके साथ रहेगा तो वो भी धीरे धीरे समझदार और होशियार बन जाएगा। अच्छा, मंत्री ने एक गलती की थी। वो बहुत होशियार था, लेकिन उसने एक गलती की थी। वो गलती क्या थी? वो गलती ये थी कि उसने अपने बेटे को शुरू से व्यवहारिक ज्ञान यानी कि प्रैक्टिकल ज्ञान दिया ही नहीं था। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें शुरू से ही व्यवहारिक ज्ञान सीखना चाहिए। हम कैसे सीख सकते हैं? ये हम कर सकते हैं छोटी मोटी जिम्मेदारियों को लेकर के। अपने स्तर की छोटी मोटी जिम्मेदारियों को लेकर के तुम व्यवहारिक ज्ञान को आसानी से सीख सकते हो। तो ये जिम्मेदारियां क्या क्या ले सकते हो तुम? कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे रसोई घर में माँ पिताजी सहायता कर सकते हो, सब्जी को काट सकते हो, घर की साफ सफाई कर सकते हो, पुस्तकों को व्यवस्थित तरीके से रख सकते हो। विद्यालय में अध्यापकों की सहायता से जिम्मेदारी लेकर के, रीडिंग कॉर्नर की जिम्मेदारी लेकर के कि वहाँ पर पुस्तकों को कैसे व्यवस्थित तरीके से रखा जाए, क्लास मॉनिटर के रूप में जिम्मेदारी ले सकते हो। ब्लैक बोर्ड यानी कि श्यामपट्ट को व्यवस्थित तरीके से, यानी कि कहाँ कौन सा चीज़ लिखी होनी चाहिए, कैसे वो सुंदर और स्वच्छ दिखे, इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो। नोटिस बोर्ड या डिस्प्ले बोर्ड को अच्छी तरह से साफ रखने की जिम्मेदारी ले सकते हो। या फिर प्रार्थना सभा में प्रार्थना के समय में लड़कों को सही से अनुशासित तरीके से कतार में रखने की जिम्मेदारी ले सकते हो। इससे होगा कि तुम्हें धीरे धीरे व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी होगी। तुम्हें पता चलेगा कि काम करने से बहुत कुछ सीखते भी हैं। उसके अलावा बाल सभा में भी सक्रिय भूमिका निभा करके तुम जिम्मेदारी ले सकते हो। अब इस पाठ में कुछ नए शब्द आए, जैसे प्रस्ताव। प्रस्ताव का मतलब होता है सुझाव। जैसे तुमने बाल सभा के आयोजन में एक प्रस्ताव रखा कि मैं मॉनिटर पद के लिए चुनाव का प्रस्ताव रखता हूँ। इस तरह से अपने माँ पिताजी के सामने अपना कुछ सुझाव रख सकते हो और उसे प्रस्ताव के रूप में वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा शब्द है हाजिर जवाबी। जैसे मैंने पहले बताया था, किसी बात का जवाब होशियारी के साथ तुरंत देना। जैसे बीरबल अपनी होशियारी और हाजिर जवाबी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। उसके बाद आप बीती का मतलब होता है अपने साथ हुई कोई घटना। तुम्हारे ऊपर भी कोई घटना घटती होगी स्कूल में, घर में, तो अपने माँ पिताजी को या शिक्षक को बताते होगे कि मेरे ऊपर ये घटना घटी, तो उसको तुम वाक्य के रूप में इस्तेमाल करोगी। मेरी ये आप बीती है। इससे वाक्य ये बन सकता है, लोनपोगार के बेटे ने अपनी आप बीती उनको सुनाई। जौ, जैसा मैंने पहले कहा था, जौ एक अनाज है। अनाज आहार का मुख्य भाग होता है और इससे पेट भरता है और पोषक तत्व भी होते हैं। अन्य उदाहरण हैं गेहूँ, धान, मक्का, बाजरा। जौ का यहाँ पर
ये फसल है और जौ के दाने हैं। जौ से याद आया, जौ एक नाम है और अनाज भी एक नाम है, और नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। खुद सोचो, जौ एक अनाज है, अनाज को क्या बोलोगे, यानी कि सामान्य रूप से जितने भी गेहूं चावल है उनको सामान्य रूप से नाम दिया गया अनाज। तो यहाँ पर जौ क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अनाज क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से मान लो तुम ले लिए राम, रहीम, कौशल, ये लड़कों के नाम हैं। ये लड़का यहाँ पर क्या हो गया, लड़का यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो गया, जबकि राम, रहीम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। और कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे गेहूं, धान, मक्का, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा क्या हो गया, अनाज। गंगा, यमुना, नर्मदा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए, जातिवाचक इसका क्या हो गया, नदी। दिल्ली, पटना, कटक, ये शहरों के नाम है, तो दिल्ली, पटना, कटक ये व्यक्तिवाचक हो गए और शहर हो गया जातिवाचक। भारत, पाकिस्तान, ये देशों के नाम है, तो भारत, पाकिस्तान व्यक्तिवाचक हो गया और देश जातिवाचक हो गया। चलिए कुछ हम देखते हैं कैसे, कुछ मैं जातिवाचक संज्ञा के नाम बता रहा हूं और आप लोग कोशिश करेंगे कि उसके दो व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखने के लिए। संज्ञा, फल, फल एक जातिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक। इसके व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो गए, फलों के नाम, जैसे संतरा हो गया, आम हो गया, अंगूर हो गया, ये हो गए आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा लेते हैं नदी। अब बताइए नदी के व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होंगे। गंगा एक नदी है, ये व्यक्तिवाचक हो गया। यमुना एक नदी है, ये व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक, उसी तरह से कुछ और चीज़ें ले लेते हैं, जैसे जानवर। जानवर एक जातिवाचक है, बहुत सारे जानवर जो जैसे हैं उनका एक कॉमन नाम दे दिया गया जानवर। इसके व्यक्तिवाचक क्या होंगे, कुत्ता, शेर, बिल्ली, गाय, ये हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोग बहुत सारे नाम ले सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा लीजिए, उसके 5-6 व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखिएगा, उसके बाद से व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखिएगा और फिर उससे जातिवाचक संज्ञा बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ले रहा हूं, राम। राम एक लड़के का नाम है, तो इसका जातिवाचक संज्ञा क्या हो गया, लड़का। गीता, ये इसका जातिवाचक संज्ञा क्या हो गया, लड़की। हमने लिया शर्ट,
इसका जातिवाचक संज्ञा क्या हो गया? कपड़ा या परिधान। आप लोग भी इसकी बहुत सारे उदाहरण लेकर के लिख सकते हैं। लोनपोगार ने अपने बेटे को शहर में भेजा। अच्छा, जानते हो उसने शहर को ही क्यों चुना? अपने बेटे को उन्होंने गांव में क्यों नहीं भेजा? थोड़ा सोचो। कारण यह है कि गांव के लोग तो खुद सीधे साधे भोले भाले होते हैं, वो उसकी मदद कर देते। लेकिन शहर में रहने के लिए बहुत होशियारी और समझदारी की जरूरत पड़ती है। क्योंकि शहर में कोई किसी को नहीं पहचानता है। वहाँ पर सिर्फ आपके काम की और आपके पास कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं, उसी की कद्र होगी। बाकी अगर आपके पास कोई कला नहीं है, कोई कौशल नहीं है और पैसे नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं। कला कौशल नहीं है, पैसे हैं तो शहर में वो पैसे 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो कितने भी हो। कोई ठग सकता है, कोई चुरा सकता है, तो पैसे बचाने के लिए भी दिमाग की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मंत्री ने अपने बेटे को शहर में ही भेजा, जिससे कि उसकी सही मायने में जांच या परख हो सके। दूसरा प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने भेड़ों के बाल और सींग खरीदे होंगे, उन्होंने उसे किया क्या होगा? साधारण सी बात है, जैसे मैंने बताया था, बालों से उन्होंने ऊन बनाया होगा या फिर गर्म कपड़े जैसे कि कंबल, स्वेटर और जैकेट बनाए होंगे। उसके बाद आता है सींग। सींग का क्या क्या होगा? सींग से उन्होंने खिलौने बनाए होंगे, सजावट के सामान बनाए होंगे, या लूडो का डाइस बनाया होगा। और ये बहुत महंगे मिलते हैं। और एक सवाल जिसको आपने नोटिस भी किया होगा, यहाँ पर 2 शब्द आए, चालाकी और होशियारी। चालाकी और होशियारी दोनों एक जैसे शब्द लग रहे हैं, समानार्थी, लेकिन वास्तव में दोनों में फर्क है। अब इसका उदाहरण बना करके समझने का प्रयास करते हैं। एक इसका चालाकी का बन जाएगा, लोनपो गार की चालाकी धरी की धरी रह गई। यानी कि लोनपो गार ने अपने शब्दों को, अपने वाक्यों को
नकारात्मक रूप में व्यक्त किया था, इसीलिए वो हो गया चालाकी। जैसे सामान्य रूप से हम लोग कहते हैं लोमड़ी बहुत चालाक होती है, इसमें थोड़ा सा सेल्फिश यानी कि अपने फायदे की बात आती है, भले ही दूसरे का कुछ नुकसान हो जाए, तो वहाँ पर हम चालाकी यूज करते हैं। दूसरा शब्द है होशियारी। होशियार वो होता है जो सब काम सोच समझ करके व्यवस्थित तरीके से सबके हित को ध्यान में रख के करता है। जैसे लड़की ने किसी का अहित नहीं सोचा, वो सोची कि किसी तरह से इस लड़की की परेशानी समाप्त हो जाए, इसलिए वो होशियार थी। लड़की ने होशियारी से लड़के की समस्या का समाधान कर दिया। यानी कि होशियार वो होता है जो निस्वार्थ होता है, उसमें कौशल होता है, वो सबके हित की सोचता है। तो हमें होशियार बनना चाहिए, न कि चालाक। वहाँ की जलवायु, वहाँ की वेशभूषा। तो बच्चों देखते हैं, चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने तिब्बत के बारे में जाना, वहाँ की जलवायु, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के रहन सहन, खान पान के बारे में जाना। ये भी जाना कि तिब्बत एक बहुत ही ऊंचे पठार पर स्थित है और यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं और ये जगह गर्म कपड़ों के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद से हमने वहाँ की लोक कथा राख की रस्सी के बारे में जाना कि कैसे लड़की ने अपनी होशियारी और समझदारी से न सिर्फ उस लड़के की परेशानी का समाधान किया, बल्कि मंत्री के शर्त को भी पूरा किया और बाद में मंत्री ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर दी, जिससे कि साथ में रह करके, उस लड़की के साथ में रह करके उसका बेटा भी समझदार और होशियार हो जाए। उसके बाद से हमने कुछ नए शब्दों के बारे में जाना, जैसे जौ एक अनाज होता है। जौ के बारे में एक मज़ेदार बात है। आज जौ बहुत महंगा मिलता है, लेकिन बहुत साल पहले जौ सस्ता हुआ करता था और गेहूँ महंगा हुआ करता था। उस समय जब बाहर से मेहमान आते थे तो लोग गेहूं की रोटी बना कर देते थे, क्योंकि जौ को लोग पसंद नहीं करते थे। आज उल्टा हो गया है, आज जौ महंगा हो गया है और गेहूं सस्ता हो गया है। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि जौ का स्थान गेहूं ने ले लिया और गेहूं की पैदावार अधिक होने लगी। उसके बाद से हमने और कुछ नए शब्दों जैसे होशियारी, हाजिर जवाबी, प्रस्ताव आदि के बारे में जाना और उसे वाक्य भी बनाया। उसके बाद से हमने संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में जाना। आशा करता हूँ आपको ये बहुत रोचक लगा होगा। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।